एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे सीईटी हरियाणा का जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 26 जुलाई की मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन। वैसे आंसर की आपने मिला तो ली होगी। यहाँ इस वीडियो में हमने मेनली सोल्व किया है इसको मैथ्स के लिए। मैथ के क्वेश्चन आपको इसके अंदर बताए गए हैं। बाकी तो जो भी दे रखा है आपका ये कर लिए होंगे आपने, ये मैथ्स कर लिया होगा सारा। ये हमने ये वीडियो सिर्फ मैथ के लिए बनाया। जैसे 10वां क्वेश्चन, अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है और चरण अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है? तो देखिए यहाँ क्या है सोल्व मैंने इसको, अगर आप इसको देखेंगे ये है, ये वाला। कहाँ से शुरू करेंगे? हम दीपक से शुरू कर देंगे। दीपक का वेतन 20 मान लिया। अब अरुण का वेतन दीपक से कितना है? अरुण का वेतन बिश्नोई से कितना है? 25% ज़्यादा है। तो बिश्नोई के वेतन में 25% जोड़ दिया, बी का 25%। तो बी और 25/100 क्या हो जाएगा? 0.25। जोड़ने पर क्या बन जाएगा आपका? 1.25 बी, यानी कि बिश्नोई के वेतन का। और चरण का वेतन जो है वो क्या दे रखा है? अरुण के वेतन से 40% कम। तो अरुण का वेतन माइनस उसके वेतन का 40% कम, यानी कि a घटा 0.4a हो जाएगा इसकी जगह। इनको माइनस करेंगे 0.4a, इसको भी बिश्नोई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए अरुण का वेतन क्या आया था आपका? बिश्नोई का 1.25, यानी a की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1.25। तो यहाँ 0.6 था और a की जगह क्या कर दिया? 1.25 गुणा करने के बाद 0.75, यानी कि चरण का भी हमने किसी में कन्वर्ट कर दिया बिश्नोई के हिसाब से। अब दीपक का वेतन क्या का है? बिश्नोई के वेतन से 30% ज़्यादा। तो ये बिश्नोई का और ये उससे 30% ज़्यादा। 30/100 क्या हो जाएगा? 0.30। इनको जोड़ेंगे 1.30 बी हो जाएगा। अब दीपक और चरण का अंतर, दीपक का कितना है? 1.3 बी के हिसाब से, और चरण का कितना है? 0.75। घटा कर देंगे 0.55 बी। प्रतिशत में देखेंगे तो अंतर क्या है दोनों का? और फिर चरण का वेतन बी, चरण से कितना प्रतिशत अधिक है? तो चरण का वेतन। अंतर क्या आया था? 0.55, 0.75 बी, मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। बी से बी कट जाएगा और जब डेसिमल बराबर हो ना ऊपर नीचे तो बटा करने की वजह सीधा लिख लेगा आप, 55/75 कर देंगे। 25 चौके 100, 25 × 75, 55 चौके 220/3। आंसर क्या जाएगा आपका? 73.33। इसका आंसर हो जाएगा 73.33। उसके बाद 11वां, यदि x + 1/x बराबर 2 है तो x की 5 + 1/x की 5 का मान क्या होगा? तो क्या दे रखा है? x + 1/x बराबर किसके है? 2 के है। ये यहाँ करते हैं, देखिए x + 1/x बराबर किसके है? 2 के। दोनों साइड x से गुणा कर दीजिए। x से गुणा करोगे तो ये x की 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x। इसको इधर ले आओ भी लेफ्ट साइड में, x - 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ किसका फार्मूला लगा? ये क्या बन जाएगा आपका? x - 1 का वर्ग बन जाएगा भी। a - b का वर्ग है, a की 2 + b की 2 - 2ab वाला। और यहाँ से फिर क्या कर लेंगे? x - 1 = 0। दोनों बार यही आएगा सेम, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1। आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है? 1 है। हमने निकालनी किसकी थी वैल्यू? x की 5 और 1/x की 5, यानी 1 की 5 + 1/1 की 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 2 इसका आंसर हो जाएगा भी, 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो पहले क्या कर लेंगे? जो घन दे रखा है उसका आयतन निकाल लेंगे। एक गोले का आयतन और घन के आयतन को एक गोले के आयतन से भाग कर देंगे, कुल गोले आ जाएंगे आपके। तो 12वां क्वेश्चन आपका ये देखिए, क्या ऊपर क्या कर देंगे आप? घन का आयतन, और नीचे क्या हो जाएगा?
एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि 14 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है आपका? 4/3 पाई आर क्यूब। 14 गुणे 14 गुणे 14 करेंगे, इसकी गुणा करोगे आप, ये आएगी 2744 भाई। ठीक है। इसको एक बार अलग से निकाल के देख लेते हैं। 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब क्या हो जाएगा आपका? 1 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है। तो यहाँ कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या बन जाएगा आपका? ये 88/21, यानी बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 88/21। सोल्व करोगे 2744, 21 ऊपर और 88 नीचे। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों को, तो इनकी गुणा होगी आपकी 57,624 और बटा कितना आपका? 88। ये एग्जैक्ट नहीं आएगा भाई, लगभग आएगा। कितना आएगा आपका? ये 654.81। और इसको आप क्या कह सकते हो? 655 कह सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 655। ये 12वां हो जाएगा। यदि a और b धनात्मक पूर्णांक हैं जिससे कि a² - b² बराबर आपका 31 है, तो a गुणा b क्या होगा? दे क्या रखा है? a² - b² बराबर 31 के दे रखा है। दे रखा आपका a² - b² बराबर 31, और ये किसके बराबर होता है आपका? a + b × a - b बराबर कितना? 31। यानी कि a + b और a - b की गुणा कितनी होनी चाहिए? 31 होनी चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे? मान लीजिए हमने a - b को मान लिया 1 और a + b को क्या मान लिया? 31। क्योंकि 31 गुणा होने के लिए दो चीज़ों की गुणा क्या है? 31 तो आपका क्या है? अभाज्य संख्या है ना। तो अभाज्य संख्या, तो इसके तो बस दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो संख्या और एक होगा आपका एक नेगेटिव, इसके अंदर है ही नहीं। यानी 1 31 हो जाएगी, रेखा आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बराबर किसके? 31 के। यानी हम ये कह सकते हैं कि a + b बराबर किसके? 31 के। और a - b वो भी आपका किसके? वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। a - b बराबर किसके? 1 के। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि a बराबर 1 + b हो जाएगा। इस a की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? देखिए a की जगह क्या लिख दें हम? 1 + b, a की जगह रखा भी, और फिर प्लस क्या आपका b बराबर कितना? 31। b और b हो जाएगा 2b, 31 एक राइट साइड में जाके माइनस का 2b बराबर 30, और b बराबर क्या हो जाएगा आपका? 30/2, b बराबर हो जाएगा 15। b का पता चल गया। अब a का पता कर लेते हैं। अब इस b की वैल्यू को उठा के रख देते हैं हम इसके अंदर, यहाँ रख देते हैं भी, यानी a + b + 31 में इसमें रखेंगे। तो a अभी पता नहीं, b कितना निकाला है? 15, और बराबर किसके? 31 के। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 31 - 15, यानी कितना हो जाएगा आपका? 16। आपको a का पता चल गया 16 है, b का पता चल गया 15 है। पूछा क्या था? a और b की गुणा। a और b की गुणा यानी कि 16 × 15, 15 × 6 = 90, 9 15 × 15 और 9 24। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 240। इसका आंसर हो जाएगा अभी 240। तो इसका आंसर 240। 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम, यानी कि कुल कितना हो जाएगा? 300। एक 7वां लड़का भी शामिल हो जाता है तो नया औसत 4% बढ़ जाता है। औसत 4% बढ़ जाता है 7वें लड़के आने के बाद। बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है और औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8वें लड़के का वज़न किलोग्राम में क्या है? यहाँ क्या है इसको देखिए। देखिए 6 लड़कों का जो औसत था आपका, 6 लड़कों का कुल वज़न, औसत क्या दे रखा था? 50 दे रखा था। 6 का कुल वज़न कितना हो जाए? 300 हो जाएगा। और 7 लड़कों का, जैसे 7वां लड़का जब आया है तो वज़न कितना हो गया आपका? 4% बढ़ गया अभी, 4%। तो पहले कितना था औसत? 50। 50 का 4% यानी कि 50 × 4/100 बढ़ा दिया। होगा क्या? यहाँ से देखिए 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 हो जाएगा। 50 + 2 52 किलोग्राम हो गया।
तो 6 लड़कों का तो कुल वजन 300 था। अब 7 का क्या हो जाएगा, औसत 52 आ गया अब इनका, तो 7 से गुणा करने कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा। ठीक है, अभी 7 का कुल वजन हो गया 364। अब एक 8वां लड़का और आ गया, 8वां लड़का मिलेगा, 8वें लड़के के मिलने के बाद औसत वजन पहले कितना था, 52 था औसत। अब 1 किलोग्राम और औसत बढ़ गया, तो अब क्या हो गया, औसत कितना हो गया, 53। तो 8 लड़कों का कुल वजन क्या बन जाएगा, 53 को 8 से गुणा कर दीजिए, 424। तो 8 लड़कों का 424, 7 का 364, तो 424 में से 364 घटाएंगे तो 60 किलोग्राम किसका हो जाएगा, 8वें लड़के का भार हो जाएगा। तो 8वें लड़के का भार क्या हो जाएगा, 60 किलोग्राम। जमीन पर एक बिंदु ए से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु बी से जो बिंदु ए से मीनार के आधार से 50 मीटर अधिक निकट है, यानी मीनार की तरफ है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या है। यहाँ क्या हमें देखिए, ये बिंदु ए है आपका और ये आपकी मीनार है सी डी, यहाँ पे क्या है, मीनार है, और उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री का है। अब क्या कहते हैं कि बिंदु बी और है जो मीनार की तरफ 50 मीटर नज़दीक है, और यानी कि नज़दीक होने का मतलब क्या, ये वाली जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 50 मीटर है। और मान लीजिए इस बिंदु ए की मीनार से दूरी कितनी, मान ली x, ये x, ये 50, तो ये क्या बन जाएगी आपकी फिर x माइनस 50, यानी बी से डी तक क्या हो जाएगी, x माइनस 50। ठीक है, आपने मीनार की ऊंचाई यानी कि आपने सी डी बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली सी ए डी वाली, इसमें से सी डी निकाल लेंगे। फिर ये ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें से सी डी निकाल लेंगे। 2 सी डी आएंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे, देखिए कैसे होता है। पहले सी डी बटा ए डी, ये सी डी और बटा ए डी, सी डी बटा ए डी, लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट, और टेंजेंट कितना, 30 डिग्री। आर पार गुणा करूँगा इनकी, तो क्या हो जाएगा, सी डी बराबर ए डी टेंजेंट 30। सी डी बराबर ए डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए डी देखिए कितना आपका x है, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, तो ये लिख दिया, एक इक्वेशन बन गया आपकी ये। दूसरा फिर क्या है कि आपने सी डी बटा बी डी, लंब बटा आधार, अब भी टेंजेंट हो गया, और एंगल कितने का, अब 60 का, तो टेंजेंट 60। आर पार गुणा करेंगे तो सी डी बराबर बी डी टेंजेंट 60, सी डी बराबर बी डी कितना आपका, बी डी है x माइनस 50, तो इसकी जगह x माइनस 50, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है आपकी वर्गमूल 3। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये भी सी डी है, ये भी सी डी है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर करेंगे तो क्या कर देंगे, x बटा वर्गमूल 3 बराबर है x माइनस 50 इंटू वर्गमूल 3, ये कर दिया बराबर भी दोनों को। ठीक है, बराबर हो गए दोनों। इनके आर पर गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा पूरा 3 हो जाएगा, x माइनस 50 और इस साइड से आपका x आ जाएगा। ब्रैकेट को खोलेंगे, 3x माइनस 150 बराबर x, इस x को लेफ्ट साइड में लाएंगे, माइनस x बराबर 150, 3 में से 1 जाएगा, 2x बराबर 150 और x बराबर 150 बटा 2 यानी कि 75। x की वैल्यू आई अभी, हमने तो निकालना है क्या, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तो क्या आपकी सी डी है, तो सी डी के लिए चाहे तो वैल्यू को इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, दोनों में सेम आंसर आएगा भी। ये छोटा दिख रहा है, इसमें रख देते हैं, तो सी डी बराबर x बटा वर्गमूल 3, तो सी डी बराबर x बटा वर्गमूल 3, x की जगह 75 रख दिया, बटा वर्गमूल 3, 75 यानी कि 25 गुणा 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। अब एक वर्गमूल 3 नीचे वाला कट जाएगा, आंसर क्या रहेगा आपका 25 वर्गमूल 3, जो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्गमूल 3 पे। फिर आपका ये 16वां है, 17। हम सिर्फ मैथ का करेंगे, इसके अंदर भी मैथ के क्वेश्चन जो है ना सिर्फ वही करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये आपका 31, फिर 32, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है,
फिर 30% की कमी की जाती है और अंत में फिर 50% की वृद्धि की जाती है। संख्या में इसके मूल मान से शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन है। कैसे करेंगे देखिए, हम पहले संख्या को 100 मान लेते हैं। 100 मान के थोड़ा इजी हो जाएगा। संख्या आपने क्या मान ली? 100 मान ली। मान लीजिए संख्या हमने मान ली है 100। 20% वृद्धि कर दी। 20% वृद्धि के बाद 100 के अंदर 20 वृद्धि कितना हो जाएगा? 120। फिर 120 के अंदर क्या कर दिया? 30% की कमी, यानी कि 120 के अंदर करनी भी, यानी 120 गुणा 30/100 10। तो 120 माइनस 12 दिए 36, कितना जाएगा आपका? 84। अब फिर उसके अंदर 50% की वृद्धि कर दी 84 में। 84 तो था ही, 84 के अंदर 50% वृद्धि। 50 दूनी 100 कितना आ जाएगा? 42। 84 और 42 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 126। तो कुल जो परिवर्तन कितना हुआ? कुल परिवर्तन कितना हुआ? कुल परिवर्तन कितना हुआ? अभी देखिए 126, शुरू में कितना था? 100, तो कितना हुआ? 26। क्योंकि 100 लेके चल रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 26% आंसर हो जाएगा। बस 26% इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ गए? ये रहा 26%। 34वां, दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है, दोनों बराबर है विक्रय मूल्य। एक को 25% लाभ पर बेचा गया और दूसरी को 25% हानि पर। दुकानदार का शुद्ध लाभ या हानि आपने बतानी है। तो यहाँ क्या है इसको देखिए। वैसे तो पहले तो आपको क्या बताना चाहिए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य का फॉर्मूला विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ। लाभ है तो 100 प्लस लाभ और हानि है तो 100 माइनस हानि। तो पहले वाले केस के अंदर क्या है? 25% लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य तो 100 और विक्रय मूल्य 120 दे रखा है गुणा 100 और 100 प्लस लाभ। 25% लाभ हुआ इसलिए 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। काटेंगे 25 चौके 100, 25 पंजा 125 और फिर क्या करते हैं इसको 5 24 पंजा 120, 24 चौके 96 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य गुणा 100 और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस हानि। तो 120 गुणा 100/100 में 75 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 160। तो कुल क्रय मूल्य क्या बना भाई? 96 और 160 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 260। विक्रय मूल्य क्या बना? प्रत्येक वस्तु 120 की थी तो 120 गुणा 2 कितना होगा? 240, यानी विक्रय मूल्य 240। क्रय मूल्य कितना? 256। ये तो हानि हो गई। 256 में से 240 घटा देंगे, आंसर आपका कितना हो जाएगा? 16 रुपये की इसको हानि हो जाएगी। 16 रुपये की हानि हो जाएगी। 35वां, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर 1200 रुपये प्राप्त होते हैं। यानी धनराशि का नहीं पता आपको, ना आपको दर का पता। यदि उसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर, यानी दर सेम रहे ऊपर भी नीचे भी, 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो 840 रुपये प्राप्त होंगे। मूल धनराशि और ब्याज दर क्या है आपको ये बताना है। मैं जो करवा रहा हूँ थोड़ा बड़ा बन रहा है, हो सकता है आपके पास कोई शॉर्टकट हो, लेकिन मैं तो शॉर्टकट ही होता है, कभी भी धोखा दे सकता है। अगर आपको प्रॉपर मेथड का पता है कभी मार नहीं खाएंगे। मैंने इसको थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए। फिर भी मूलधन मान लीजिए, मूलधन को आप पी से कह दीजिए, दर को आर से, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1200 दे रखा है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज 12 से आपको मूलधन का दर का पता नहीं, समय कितना है साधारण ब्याज के लिए? 3 और बटा 100। यहाँ से काटने पीटने के बाद ये पी आर बराबर क्या बन जाएगा आपका? 40,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन पी मूलधन होता है आपका 1 जमा आर दर बटा 100 की पावर टाइम होता है। यहाँ पे जो टाइम कितना दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर? 2 वर्ष, इसलिए मैंने टी की जगह 2 रख दिया है, और -1। अब साधारण जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज 840 दे रखा है, पी पता करना है। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया अभी हमने, a प्लस बी का वर्ग, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, और ये -1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा? 1 और -1 कट जाएंगे,
यहाँ 840 है, फिर P है, ये बन जाएगा आपका R² बटा 10,000 और 2R बटा 100। दोनों और क्या कर दें 10,000 से गुणा कर दें ताकि नीचे वाला कट जाए। इसको 10,000 से गुणा कर देंगे तो 1 जीरो तो पहले है, 4 जीरो और होके 5 हो जाएंगी। यहाँ 10,000 से गुणा करेंगे तो 10,000 दोनों जगह होगी भी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, 10,000 दोनों जगह होगी। तो यहाँ तो क्या होगा कट जाएंगे यूँ के यूँ, सिर्फ R² बच जाएगा। और यहाँ क्या होगा 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 100 बचेगा और 100 दूनी 200R हो जाएगा। ये बन जाएगा P × R² प्लस 200R। आपने पीछे अभी भी निकाला था कि PR बराबर हमने क्या निकाला था अभी, PR बराबर कहाँ गया, ये रहा, PR बराबर कितना निकाला था 40,000 निकाला था। मैं फिर लिख लिया यहाँ पे PR बराबर 40,000, यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा 40,000 बटा R। अब मैं इसकी P की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ, तो 884 के आगे 5 जीरो और P की जगह क्या लिख दिया 40,000 बटा R, आगे क्या आपका R² प्लस 200R। इस 40,000 यहाँ गुणा में है तो लेफ्ट साइड में आके भाग में आ जाएगा, और ऊपर वालों में से इनमें से R कॉमन ले लिया, R प्लस 200 बचेगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, इनको काटेंगे तो क्या जाएगा 210 और उधर क्या आपका R प्लस 200। फिर 200 की साइड में ले आए, माइनस का हो गया बराबर R, और R बराबर आपका 10%, तो यानी दर जो आपकी 10%। अब मूलधन पता करने के लिए देखिए हमने क्या लिखा था, PR बराबर 40,000 किया था, PR कितना निकाला आपने 10 बराबर 40,000 के, P प्रिंसिपल मूलधन क्या हो जाएगा 40,000 बटा 10 यानी कि 4,000 रुपये हो जाएगा। तो यानी इसके आंसर फिर क्या हो जाएंगे आपकी ये 4,000 मूलधन और दर क्या आपकी 10%। एक अर्धगोले और शंकु के आयतन बराबर हैं, यदि शंकु की ऊंचाई h और दोनों की त्रिज्या r है तो r के पदों में h ज्ञात कीजिए। यानी r के अंदर वैल्यू आपको h की वैल्यू r की फॉर्म में दिखानी है। दे क्या रखा है शंकु और क्या था आपका अर्धगोला और शंकु दोनों के आयतन क्या आपके बराबर है। दे रखा है अर्धगोला और शंकु के आयतन बराबर है, यानी कि शंकु का आयतन बराबर क्या आपका अर्धगोले का आयतन। शंकु के आयतन का फार्मूला होता पाई R² h और अर्धगोले का होता 2/3 पाई R³। त्रिज्या दोनों के बराबर है। भी हमने h निकालना है, बस सीधा कर दीजिए, चाहे 3 से 3 यहीं काट दीजिए, पाई से पाई को भी काट दीजिए, और उधर क्या आपका R³ ऊपर राइट साइड में 2R³ बचा हुआ है और इस R² को यहाँ ले आइए, तो h बराबर क्या हो जाएगा 2 और R की 2 R की 3 क्या रह जाएगा R रह जाएगा, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा आपका 2R। इसका राइट आंसर हो जाएगा h बराबर 2R, ये राइट आंसर हो जाएगा। 37वां, यदि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 180, तो उसे 280 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब आदमी को पार करना या किसी खंबे को पार करना एक ही बात है, तो पहले तो देख लेते हैं कि उसकी जो है ना स्पीड क्या है, चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या करेंगे। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है 180, आदमी कितने टाइम में पार कर लेती है 9 सेकंड में, यानी दूरी जो रेलगाड़ी की लंबाई वही दूरी हो जाएगी ना, जब खंबे की बात करेंगे आदमी की बात करेंगे तो। और समय क्या, चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपका दूरी बटा में समय, यानी क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, ये तो आगे इसकी चाल, ठीक है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब उसको क्या करना है, एक प्लेटफार्म को कवर करना है जिसमें ट्रेन की लंबाई कितनी 180 मीटर और प्लेटफार्म की 280 है, तो कुल लंबाई क्या बन जाएगी, फिर कुल लंबाई जो कवर करनी पड़ेगी क्या हो जाएगी फिर वो, यानी कुल डिस्टेंस है 180 प्लस 280 कितना बन जाएगा आपका ये 400 मीटर हो जाए, 460 मीटर, 460 मीटर। अब समय कितना लगेगा, अभी समय का फार्मूला क्या होता है आपका दूरी बटा चाल, दूरी कितनी 460, चाल कितनी 20, 2 23, तो क्या लगेंगे इसको 23 सेकंड लगेंगे, इसको 23 सेकंड, 23 सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, 23 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट ये
एक फैक्ट्री एक विशेष प्रकार की विजिट बनाने के लिए 3 मशीनों ABC का उपयोग करती है। यदि A और B एक साथ काम करके 4 घंटे में 100 विजिट, 4 घंटे में 100 तो 1 घंटे में कितने हो जाएंगे 25। B और C काम करके 5 घंटे में 100 तो 1 घंटे में कितने हो जाएंगे 20। A और C काम करके 2.5 घंटे में 100 तो ये कितने हो जाएंगे आपके 40। तो तीनों के अलग अलग निकाल ली। करना क्या आपको, यदि मशीन A अकेले काम करे तो उसे 100 विजिट बनाने में कितना समय लगेगा, अकेली A को लगा दे तो क्या करेंगे हम पहले तीनों का निकाल लेंगे, उसके बाद करेंगे सॉल्व। इसको देखिए A और B की विजिट बनाने की दर A प्लस B की, अब 400/4 25 बताई थी। ऐसे B और C की 20 आ जाएगी, C और A की 40 आ जाएगी। अगर तीनों को जोड़ दें यानी A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, इनकी विजिट बनाने की दर क्या है 25 प्लस 20 प्लस 40, ये जो निकाली थी यही। सब 2 बार है, 2 B भी 2 बार है, C भी 2 बार है, 2 इंटू A प्लस B प्लस यानी 85, यानी A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा 85/2, यानी अगर तीनों इकट्ठा करें तो 42.5 विजिट प्रति घंटा वो बना सकते हैं। ठीक है, अब A की विजिट बनाने की दर क्या होगी, A प्लस B प्लस C की दर, और उसमें से क्या कर दो B और C की घटा दीजिए। A B C की आपने 42.5 निकाली है और B और C की विजिट बनाने की दर आपकी क्या है 20 है, तो A की क्या हो जाएगी 22.5 विजिट प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में इतने। अब कुल समय कितना लगा A जो है, तो कुल विजिट कितने बनाने 100 बनाने हैं, और A की दर क्या है 1 घंटे बनाने की दर क्या है 22.5 है, यानी कि 100/22.5, 22.5 ऊपर 10 लेंगे, काट दिया 25 के 100, 25 नहीं मान 225, 10 चौके 40/9 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40/9, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, पता है अलग बताना है। विषम ज्ञात कीजिए। विषम 417 देखिए, 4 की 3, 1 की 3, 7 की 3, 4 की 3 64, 1 की 1, 7 का 3 क्या हो जाएगा 343, जोड़ेंगे 408, 417 के बराबर नहीं है। फिर आपने लिया 370, 3 की 3, 7 की 3, 0 की 3, 3 की 3 27, 7 की 3 343 और 0 का 0 रहेगा, जोड़ेंगे 370, इसके बराबर आ गया है। ऐसे 153 का करेंगे क्यूब करके 153 ही आ जाएगा। ऐसे 371 करके देखेंगे क्यूब 371 ही आ जाएगा। ये बराबर नहीं आ रहा, इट मीन्स ये क्या आपका अलग है, और उनको आप बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एक निश्चित संख्या को 15, 20, 25 से विभाजित करने पर हमेशा 8 शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से बड़ी है, 500 से बड़ी है, और वैसे सब 500 से यानी 500 से नेक्स्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले इस तरह जो दे रखी इनका आपको लघुत्तम निकाल लेना चाहिए, 15, 20 और 25 का। तो क्या करेंगे लघुत्तम, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, बस यहीं से आ जाएगा। 5 तिये 15, 15 चौके 60 और 60 पंजे कितना हो जाएगा आपका 300। अब 300 तो 500 से छोटी है, तो 300 से अगली संख्या क्या बनेगी आपकी 600, और ये 500 से बड़ी हो गई है, और 8 शेष बचना चाहिए। यानी कि 300 ऐसी संख्या होगी जो 15 से भाग होगी, 20 से भाग होगी, 25 से भाग होगी। उसके बाद अगली संख्या होगी 600 जो 15, 20, 25 तीनों से भाग होगी। उसके बाद अगली संख्या होगी 900, लेकिन आपने तो क्या करना है कि 500 से बड़ी क्या आ जाएगी आपकी 600, और फिर ये कहते हैं शेष बचना चाहिए भी। तो शेष बचाना तो आप क्या कर दोगे 600 के जितना भी शेष बचाना उसको जोड़ दीजिए, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 608। उसके बाद आपका ये 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। एक बाल्टी को शुरू में उसकी अक्षमता के 3/8 तक पानी से भर रखा है। फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल लिया। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 बराबर पानी डाला जाता है, और अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की नई कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल लिया जाता है।
मूल बाल्टी की कुल क्षमता का कितना भाग अभी भी पानी से भरा हुआ है। तो मान लीजिए बाल्टी की क्षमता C है और शुरू में बाल्टी में क्या पानी बताया, उसकी जो क्षमता उसका 3/8 है। शुरू में क्या किया, जितना उसके अंदर पानी था उसका आधा निकालना है। शुरू में कितना 3/8C, उसका आधा यानी कि 3/8C का आधा 1/2, क्या बन जाएगा 3/8C और ये हो जाएगा 3/8 दूनी 16, लघुत्तम 16 हो जाएगा। 6 - 3 क्या बच जाएगा 3/16C। उसके बाद क्या कहा है कि 1/4 पानी 1/4 भाग डालना है किसका, कुल क्षमता का। कुल क्षमता तो 1 है, तो कितना बचा भी इसके अंदर 3/16C 1/4C और डाल दिया। सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा उसके अंदर पानी अब 7/16C। अब क्या कहा कि अब जितना पानी इसके अंदर नहीं, 7/16 इसके अंदर पानी, उसका 1/3 बाहर निकालना है। तो देखिए कितना है 7/16C, इसका 1/3 बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 7/16C और माइनस क्या हो जाएगा 16×3 = 48, 7/48C। लघुत्तम 48 लेके सोल्व करेंगे, 21 - 7 यानी कि 21 में 7 के 14/48C काट देंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 24 यानी 7/C। यानी ओरिजिनल जो कैपेसिटी थी उसकी C हमने क्या माना था, उसकी आरंभिक कैपेसिटी, उसकी जो अक्षमता थी उसका क्या हो जाएगा 7/24 इसका आंसर हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक समान घनाकार कंटेनर, घन के आकार के कंटेनर हैं भी, जिनमें से प्रत्येक के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इन 3 घनों को एक के ऊपर एक रखकर एक टावर बनाया गया है। इस संरचना का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, देख लीजिए इसको थोड़ा कोशिश करके। 3 हैं और तीनों की भुजा कितनी है 10-10 है, यानी एक घन के ऊपर आप क्या रखेंगे, एक रखेंगे ऐसे। सही तो नहीं बना पाऊंगा मैं। आप क्या करेंगे, एक घन के ऊपर एक, जैसे इस ढंग से सोच लीजिए, एक है उसके ऊपर एक और रख दिया, उसके ऊपर एक और रख दिया, तो क्या हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी लंबाई। तो ऊंचाई कह दीजिए साई, और ये क्या आपकी 10, और साइड में से ये वाली भी क्या बनेगी आपकी 10 बनेगी। यानी कि इसकी ऊंचाई तो हो जाएगी 30 और बाकी साइड क्या हो जाएंगे, चाहे इसको लिटा देंगे तो ये कह दीजिए जो ऊंचाई हो लंबाई बन जाएगी। यानी ऐसे कह सकते हैं हम, जो है L कितना हो जाएगा 10, चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 10 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी, अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो। और घन का जो अब घनाभ बन जाएगा ये। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। 2L, L कितना है 10, B कितना है 10, ठीक है, L × B। अच्छा, फिर B कितना है 10 और H कितना आपका 30, फिर H कितना है 30, L कितना आपका 10। तो 2 × ये हो जाएगा आपका 100, ये 300 और ये भी आपका कितना 300। तो 2 × 3 = 3, 6 एक साथ कितना 700। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये 1400 होना चाहिए, बाकी देख लेना आप। इसका आंसर दे रखा है इसका 1500, और कहाँ क्या हो सकता है आप देख लेना इसको। फिर आपका ये 55, 56वां फिर दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 84, एचसीएफ दे रखा है 7। तो कौन सी युग्म ए और बी के होने की संभावना है। तो होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर। तो आप क्या कर लेंगे, 84 की और 7 की गुणा कर लीजिए। 700 के 28, 2, 7 × 56 और 2 58, 568। अब इनमें से किन की गुणा हो रही है आप फिर ये देख लेना। तो अगर आप 28 की और 21 की गुणा करेंगे तो 28 से कम 28, 2, 28 दूनी 56 और 28 से कम 28, 2, 28 दूनी 56 और 2 58। थोड़ा गड़बड़ है भी, हाँ, 7 × 28, 7 × 56 और 2 58, 588 दोनों बराबर है। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 57 है, 58, 59, 60, 61, मैथ मेरे ख्याल से आ लिया है, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, उसके बाद 71, फिर 72 है, 73। मैथ शायद आ चुका सारा, ये आपके इंग्लिश के आ गए हैं।
इंग्लिश के हैं ये, और फिर तो हिंदी रहेगी, कंप्लीट हो गया।